Hello students, the chapter is second of solid state physics and the name of the chapter is crystal diffraction and reciprocal lattice and topic is Bragg's law and X-ray diffraction. इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए क्रिस्टल्स क्या होते हैं. क्रिस्टल वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम्स जो हैं वो जो रेगुलरली अरेंज होते हैं थ्री डिमेंशनल के अंदर. यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जिसमें जो एटम्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं थ्री डिमेंशनल के अंदर. सो हर एक एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो मीन सेपरेशन ऑफ एटम्स है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इनका डिस्टेंस सेम रहेगा. सो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इज सेम. ओके, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर दो एटम्स के बीच डिस्टेंस सेम रहता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ये बना लिया, सेकंड सेट ऑफ पैरेलल प्लेन मैंने ये बनाया हुआ है और थर्ड सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इज दिस वन. फोर्थ मैंने ये ड्रॉ कर लिया. ऐसे बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स मैं ड्रॉ कर सकती हूँ किसी भी क्रिस्टल के अंदर. सो मीन्स आप क्रिस्टल को मान सकते हैं एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स. किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग. उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल डी से. सपोज यहाँ मैंने दो प्लेन्स लिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूँगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग और इसको रिप्रेजेंट करूँगी डी के साथ. सिमिलरली अगर ये दो पैरेलल प्लेन्स की बात करूँ, दो कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स की, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको डी से रिप्रेजेंट करूँगी. सिमिलरली ये जो है ये प्लेन, इसके बीच का डिस्टेंस भी डी. सो दिस इज कॉल्ड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग. इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है मीन्स जो स्मॉल डी की वैल्यू होती है उसकी जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 1 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट, और जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वो भी 1 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट रहती है. सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे वॉन लाओ, उन्होंने 1912 में ये बताया था हमें कि जब हम एक्सरे को क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराते हैं तो एक्सरे की डिफ्रैक्शन हो जाती है. सो क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होती है उन दोनों का ऑर्डर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट होता है. सो उन्होंने हमें ये सिर्फ आइडिया दिया था कि एक्सरे को हम डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स. बाद में एक फ्रेंडली साइंटिस्ट थे, उन्होंने सक्सेसफुली एक्सरे को डाइफ्रैक्ट करके बताया था कि जिंक सल्फाइड क्रिस्टल के साथ. उसके बाद आए थे W.L. ब्रैग फिजिक्स जिन्होंने डिफ्रैक्ट होने वाले एक्सरे को स्टडी की और हमें एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा और n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. सो इसमें ये क्या क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द एक्सरे वेवलेंथ, d इज द स्पेसिंग ऑफ पैरेलल planes of atoms, and what is the theta? Theta is the diffraction angle. So इसे इक्वेशन को बोलती हूँ मैं ब्रैग्स लॉ. 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. सो पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन और डिफाइन ब्रैग्स लॉ. सो आप वहाँ पे क्या लिख के आओगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ वॉन लॉ
in 1912 suggested that X-rays can be diffracted by crystals. Diffracted by crystals. 1912 में वॉन लॉ ने हमें किसके बारे में बताया था कि आइडिया दिया था, थ्योरेटिकल आइडिया, कि एक्सरेज को हम क्रिस्टल के साथ डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं. लेटर ऑन बाद में फ्रेडरिच FRIEDRICH फ्रेडरिच साइंटिस्ट थे एंड निपिंग KNIPPING successfully demonstrated that the diffraction by X-ray by zinc sulfide crystals. बाद में फ्रेडरिच और निपिंग नाम के जो दो फिजिस्ट थे, इन्होंने एक्सरे को सक्सेसफुली डाइफ्रैक्ट करके दिखाया था. उन्होंने जो क्रिस्टल लिया था डाइफ्रैक्ट एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करने के लिए, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल. ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज the interplanar spacing जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल d से, in a crystal is of the order of 1 angstrom and wavelength which is represented by lambda of X-rays is also of same order, that is D is equals to lambda X-ray, suffix डाल देंगे, is of the order 1 angstrom, so that X-rays can be diffracted by crystals. So यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम एंड वेवलेंथ इज ऑल्सो ऑफ द 1 एंगस्ट्रॉम. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों होती है क्रिस्टल के थ्रू, क्योंकि जो क्रिस्टल के बीच जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की, वो दोनों सेम ऑर्डर की होती है. ये नेसेसरी कंडीशन है डिफ्रैक्शन की. इसीलिए एक्सरेज जो है वो सक्सेसफुली डिफ्रैक्टेड हो जाती है थ्रू क्रिस्टल्स. सो एक्सरेज कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स. इसके बाद बच्चे आपने एग्जाम में क्या लिखना है, बच्चे होता क्या है, जब मैं एक्सरेज को क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराती हूँ तो एटम जो प्रेजेंट है क्रिस्टल्स, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थी उसी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट मीन पोजीशन. सो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, वो एक्सेलरेट हो जाएंगे, और जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, रेडिएशन को इमिट करेंगे. उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन मीन पोजीशन के पास वाइब्रेट हो रहे थे, वो क्या होएगा, वो उन्होंने इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी एब्जॉर्व की,
और फिर उसी एनर्जी को रीमिट करेंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज। जो इमिटेड रेज होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी जो हमारी इंसिडेंट एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको विद डायग्राम बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे मैंने एटम्स ले लिए, ठीक है, ये एटम्स आगे हमारे ये प्लेन्स बना लिए यहाँ पे मैंने आप पैरेलल प्लेन्स, और इनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इनके बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज डी। यहाँ पे एटम है, यहाँ पे इंसिडेंट एक्सरे आया, टकराया, और यहाँ पे आया सेकेंड। ब्रैग्स लॉ जब डिस्कस करना है एक ही सेट ऑफ पैरेलल प्लेन लेना है, तो मैंने एक पैरेलल एक और रे ले ली ये, ठीक है। सो बहुत सारे सेट्स होते हैं ना पैरेलल प्लेन्स के। ब्रैग इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए कोई भी पैरेलल सेट चूज कर लिया मैंने, ये पैरेलल सेट चूज किया, ठीक है, जो कि एटम्स जिसमें रेगुलरली अरेंज्ड है। इस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के ऊपर हमने ये एक्सरेज फॉल करवा दी है, ठीक है। जो ये एक्सरेज है ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। और ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज होंगी ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे कंस्ट्रक्टिवली या फिर डिस्ट्रक्टिवली। ओके। सो जब यहाँ स्ट्राइक करते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई स्क्रीन लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, तो यहाँ पे मुझे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। उसको स्टडी करके, डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करके हमें बहुत ही वैल्यूएबल इक्वेशन मिलती है, जैसे जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, क्रिस्टल के अंदर पैरेलल प्लेन्स की ओरिएंटेशन कैसी है, उसके बारे में हमें सारा कुछ पता चल जाता है उस रिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करके जो हमें स्क्रीन पे मिला है, ठीक है। सो जब एक्सरे इस एटम के ऊपर फॉल होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रिक्वेंसी की मैंने इंसिडेंट एक्सरे फॉल करवाई थी, ठीक है। इस एटम के ऊपर ये वाइब्रेट करेंगे, मींस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सरेट होंगे। एक्सरेटेड इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन को रीमिट करेंगे, और जो एनर्जी इमिटेड रेडिएशन होंगी ये वाली, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थी। ओके। सो सेम फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, ठीक है। अब और क्या ऐड करके आ सकते हैं एग्जाम में, सो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। सो व्हेन एक्सरेज फॉल ऑन द क्रिस्टल लेटिस of atoms of crystal start vibrating with the frequency of incident X-rays. I repeat, when X-ray fall on the crystal lattice, X-ray जब fall करवाए, atoms जो थे crystal के, atom of the crystal start vibrating with frequency, okay, with the frequency of incident rays, ठीक है। सो जब X-rays fall करती हैं, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी के मैंने एक्सरेज फॉल करवाई हैं क्रिस्टल के ऊपर। सो द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड, जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करेगा मीन्स वो एक्सेलरेट हो जाएगा। सो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्सेलरेटेड चार्जेस री-इमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। जो एक्सरेट होंगे, जो दोबारा से रेडिएशन को इमिट कर लेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करवाई थी। ये वाला एटम भी रेडिएशन इमिट करेगा, ये वाला एटम भी रेडिएशन इमिट करेगा। सिमिलरली सारे एटम्स जिनके ऊपर मैं एक्सरेज फॉल कराऊंगी, अगर मैं इधर कराती हूँ तो ये यहाँ से फॉल करवाती हूँ तो ये री इमिट करेगा। सो द इमिटेड रेडिएशन जो भी होंगी, जो ये जो इमिट कर रही हैं रेडिएशन, ये क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। और यू विल गेट व्हाट, डिफ्रैक्शन पैटर्न
on the screen which provides you the information about the crystal structure, properties of crystals का structure कैसा है, atoms कैसे हैं, इसमें कौन से planes हैं, जितने भी emitted radiations होंगी, ठीक है, ये constructively and destructively interfere करेंगी और screen पे आ जाएंगी और उससे हमें diffraction pattern देखने को मिलेगा और उसको हम study कर सकते हैं. क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम पता कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है बेटा. अब हमने क्या देखना है, अब हमारा नाम था ब्रैग्स लॉ, है ना. अब ब्रैग्स ने क्या बताया था, ब्रैग्स ने हमें बताया 1912 में W.L. ब्रैग ने हमें बताया था सिंपल फॉर्मूला 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. मतलब ये सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है अगर एक्सरेज को मैंने डाइफ्रैक्ट कराना है क्रिस्टल से. ओके, सो इसी सिंपल फॉर्मूला, इसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को बोला जाता है ब्रैग्स लॉ. क्रिस्टल के अंदर बेटा बहुत सारे एटम्स होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं सिमिलरली, जिसको हम ये प्लेन्स मैंने बनाए यहाँ पे पैरेलल प्लेन्स. ठीक है, अब हमने एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन चूज कर लिया, मैंने ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ले लिया जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं रेगुलरली अरेंज्ड है, बहुत सारे एटम्स ऑल आर रेगुलरली अरेंज इन 3 डायमेंशन. अब हमने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे ये रेज आई, यहाँ पर इंसिडेंट कराई और ये रीमिट कर गई और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, ये भी हमें पता है. यहाँ फॉल की, यहाँ चलेगी. अब ये बच्चे ये किसी एंगल पे एक्सरे बीम डिफ्रैक्ट हुई, इसको मैंने बोल दिया ये एंगल है थीटा. सिमिलरली यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे भी थीटा ले लिया मैंने. ठीक है, सो ये जो रे फॉल करवाई है इट मेक्स सम एंगल, ग्लैंसिंग एंगल, दैट इज थीटा. और इसको मैं नाम दे देती हूँ PA एक्सरे को, और इसको मैं देती हूँ QB, इसको AR रीमिट जो रीमिट हुई है, और BS इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ AB को. AB की वैल्यू किसके इक्वल होगी, D के इक्वल, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इक्वल. सो ये भी मेरा आ गया D, ये पूरा D है ना. सो यहाँ पे मैं लिख के आऊंगी कि जो ब्रैग्स थे उन्होंने हमें क्या बताया था, गेव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इज 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर द ज्योमेट्रिकल कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड इफ एक्सरेज आर, जो एक्सरेज है आर टू बी डिफ्रैक्टेड बाय द पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स. द सिंपल फॉर्मूला इज कॉल्ड 2D sin theta is equals to n lambda. Consider a set of parallel planes. Let the planes be at a distance d from each other. ठीक है, let the parallel planes, ये parallel beam ली, let the parallel beam of X-ray जिसकी wavelength है lambda, of wavelength lambda be incident on these parallel planes at some angle which is called the glancing angle, that is called the theta. ठीक है, सो ये आ गया हमारा थीटा, ये भी आ गया हमारा थीटा. यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन कर दिया. ठीक है, अब ये 2 रेज आ गई. अगर इन रेज को इंटरफेयर करना है कंस्ट्रक्टिवली, सो इनकी कंडीशन होती है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के बीच एन लैम्डा के इक्वल. अगर मैंने इन रेज को इंटरफेयर करवाना है कंस्ट्रक्टिवली. ठीक है, सो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
नाम रख दिया सी। सो मैं लिखूंगी ड्रॉ, ये सारा जो मैंने बोला आपको लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, यू हैव टू राइट इट। सो ड्रॉ AC परपेंडिकुलर ऑन QB। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे मेरा थोड़ा टेढ़ा बना, आप स्ट्रेट बनाना। AD परपेंडिकुलर ऑन किसके इक्वल बन रहा है, BS। सो ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए मैंने, क्योंकि मैंने इसके बीच के पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी द रिफ्लेक्टेड रेज AR and BS will interfere constructively only if the पाथ डिफरेंस कौन सा है, CB प्लस BD, CB प्लस BD is equal to the integral multiple of what, of wavelength lambda, that is CB plus BD is equals to n lambda. Okay, so CD plus BD is equals to n lambda. So CB plus BD is equals to पार्ट डिफरेंस, ये हो गया। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके CB और BD की वैल्यू निकालूंगी, उसको n लैम्डा के इक्वल पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2D sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। कैसे, अब मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ, ये मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, फिर मैंने लिया इन ट्राइंगल ACB, मैंने ले लिया ACB के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर CB ACB, ये परपेंडिकुलर, ये आ गया CB अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, CB अपॉन AB। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास, CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू ये CB रहेगा, AB की वैल्यू पता है, AB किसके इक्वल है, D के इक्वल है। सिमिलरली अब मेरे पास CB की वैल्यू आ गई D साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला BAD, सिमिलरली BDA लूँगी तो BD किसके इक्वल आ जाएगी, D साइन थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दो इसमें, BD और CB की। इन इक्वेशन फर्स्ट व्हाट यू विल गेट, CB इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू D साइन थीटा। सो CB प्लस BD इज इक्वल्स टू n लैम्डा था, यही था ना, तो आ गया D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये हमारी रिक्वायर्ड ब्रैग्स लॉ इक्वेशन थी, यही हमने निकालना था। सो हमने दो ट्राइंगल्स लिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की और ये पार्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया, उससे हमारे पास ये प्रूव हो गया 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। So this is the Bragg's law. Thank you student. If you have any doubt, please let me know in the comments.